हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। हेडिंग है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में आपने ऑलरेडी 11th क्लास में भी स्टडी कर लिया था, उन्हीं का एडवांस वर्जन क्लास 12th में। तो क्लास 12th के रिलेशंस एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा 11th क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, रेंज डोमेन वगैरह क्या है, जिससे आपको ईजिली हेल्प मिल जाएगी इसमें। तो पहले अपन रिलेशंस करेंगे, उसके बाद में फंक्शंस करेंगे। तो रिलेशंस स्टार्ट करने से पहले अपने को कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले अपने को सेट के बारे में जानना होगा। ये 11th क्लास का पार्ट है जो मैं ओरली फटाफट थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। तो सेट तो आपको क्या बताया गया था 11th क्लास में? कलेक्शन किस टाइप का? वेल डिफाइंड कलेक्शन। किसका? ऑब्जेक्ट्स का। तो ऑब्जेक्ट्स का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वो सेट होगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये सेट बताया था। सेट को अपन इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट्स हैं कैपिटल लेटर में ABCD इनसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेट को 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म में, एक रोस्टर फॉर्म में। लिखने का तरीका क्या रहेगा? इधर सेट का नेम आएगा, एक वस्तु का साइन लगाएंगे, करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अगर अपने को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो डायरेक्ट एलिमेंट्स लिखते हैं, जैसे 1, 2, 3, और जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, इनको लिख दिया, ईच एलिमेंट को कोमा से सेपरेट किया, और जहाँ पे भी अपने सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए करली ब्रैकेट बंद कर दिया। अगर अपने को वही सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ तो सेट का नेम, फिर करली ब्रैकेट, यहाँ पे वेरिएबल जिससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। अब वो X, Y, Z, A, B, C, D कुछ भी हो सकता है, जनरली अपन X लेके चलते हैं। फिर यहाँ कोलन का साइन लगाएंगे। यहाँ तक रीड कैसे करेंगे? सेट ऑफ ऑल X सच दैट, सेट ऑफ ऑल X सच दैट, और उसके बाद में क्या है अपने पास यहाँ कोई यहाँ पे स्टेटमेंट होगा, किसके फॉर्म में? जो भी वेरिएबल लिया है उस वेरिएबल की फॉर्म में। तो ये हो गया सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब सेट को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, प्रोडक्ट कैसे डिफाइन है सेट का, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था 11th में? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके समझ में आ गया तो वहां से रिलेशन डिफाइन होगा। तो ये सारी 11th क्लास की बातें बेटा, अगर आपको अच्छे से आती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, काम आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है इन चीज़ों में तो एक काम करना, सबसे पहले आप 11th की बुक लेके सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन जो 11th स्टैंडर्ड का है वो स्टडी करना। उसके बाद में ये करना आगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं आप लोगों के। तो यहाँ पे देखिए बेटा, अब बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका? 2 सेट्स का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे किया था? यहाँ पे फर्स्ट सेट, बीच में बच्चों ये क्रॉस का साइन लगाया था, और यहाँ पे सेकंड सेट है। अब ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा का भी अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं, 3 का भी, 4 का भी। लेकिन जनरली अपने को रिलेशन के लिए यहाँ पे क्या चाहिए अपने पास में? ओनली 2 सेट्स चाहिए। तो ये ए क्रॉस बी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये किस टाइप से डिफाइन है? ये इस टाइप से डिफाइन है बेटा, सेट ऑफ ऑल। अभी यहाँ पे देखो, थोड़ी देर पहले जैसे मैंने सेट के बारे में बताया था, तो उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे करली ब्रैकेट, फिर X लगा के फिर कोलन का साइन लगाया था, और उसको रीड क्या किया था अपन ने? सेट ऑफ ऑल X सच दैट। तो यहाँ पे X की जगह क्या आ गया? ये स्मॉल ब्रैकेट में क्या आ गया? A, B आ गया। तो ये स्मॉल ब्रैकेट में जो A, B लिखा हुआ है एक्चुअल में ये क्या है बेटा? ये है ऑर्डर्ड पेयर। टू क्वांटिटीज ले रहे हैं अपन, इसलिए पेयर बन रहा है। किसकी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे? ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको नेम क्या दिया गया है? ऑर्डर्ड पेयर। कि जैसे मैं एक तो 2, 3 लिख रहा हूँ, एक
3,2 लिख रहा हूँ। एलिमेंट्स तो मैंने 2 और 3 लिए हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ इंपॉर्टेंस ऑर्डर की कर दूँ कि पहले 2 को लेना है फिर 3 को लेना है, या पहले 3 को लेना है फिर 2 को कंसिडर करना है, तो ये क्या बन जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? सेट होगा। किसका? ऑर्डर्ड पेयर्स का। और वो ऑर्डर्ड पेयर्स किस टाइप से डिफाइन होंगे? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे स्मॉल ए है, स्मॉल ए ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, और ये कैपिटल ए है। कैपिटल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी लिया है, इसमें पहले नंबर पे जो सेट आ रहा है स्मॉल बी, इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है। बिलोंग्स टू जो है, ये जो बीच में है 11th क्लास में बताया हुआ है, ये क्या है? बिलोंग्स टू किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये एक एलिमेंट की सेट से रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है कि कोई एलिमेंट है वो किसी गिवन पर्टिकुलर सेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उसका एक एलिमेंट है कि नहीं। अगर एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू, अदरवाइज डज नॉट बिलोंग्स टू। इट मीन्स ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए और बी सेट बी का एलिमेंट। मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे उसमें सीधे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो इस ऑर्डर्ड पेयर में क्या करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से लेंगे, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से लेंगे। जैसे ए मान लीजिए मैंने ले लिया 1,2, ये अपने पास में कोई सेट है, और बी मैंने सेट ले लिया 3,4। अब मेरे को ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से लेना पड़ेगा? फर्स्ट सेट से। और सेकंड एलिमेंट कहाँ से लेना पड़ेगा? सेकंड सेट से। मैंने फर्स्ट एलिमेंट पहले ए से 1 को ले लिया, और 1 के साथ में सेकंड यहाँ पे सेट अवेलेबल है बी। बी में एलिमेंट्स है 3 और 4, तो 1 के साथ क्या ले सकते हैं? 3 आ सकता है, 1 के साथ में 4 आ सकता है, या 2 के साथ में 3 आ गया और 2 के साथ में 4 आ गया। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट आए हैं वो तो क्या है? फर्स्ट सेट के एलिमेंट है, और सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट आए हैं वो सेकंड सेट के एलिमेंट्स है। तो ये क्या हो गया? ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अगर ए सेट जो है उसमें m एलिमेंट्स हैं और बी जो सेट है उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे बच्चों? m इंटू n। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b में कितने एलिमेंट हो गए? 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 एलिमेंट्स हो गए। देख लीजिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अगर मेरे को यहीं पे बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना होता तो मैं क्या करता? बी क्रॉस ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो करना क्या है? ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। तो यहाँ पे बी क्रॉस ए ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जब कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं इनका, तो पहले नंबर पे कौन सा सेट आ रहा है? सेट बी आ रहा है, और सेकंड नंबर पे आ रहा है ए। मतलब पहले जो एलिमेंट लेंगे वो बी से लेंगे, बाद में किस में? ऑर्डर्ड पेयर जो बनाएंगे उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आएगा कहाँ से? बी से, और जो सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा? ए से आएगा। अब बी से जैसे मैंने 3 ले लिया, तो 3 के साथ में ए से एलिमेंट 1 और 2 आ सकते हैं, तो 3,1 3,2। फिर बी से मैंने 4 ले लिया, तो 4 के साथ में ए से 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ये बी क्रॉस ए हो गया बच्चों। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन हो गया किसका? 2 सेट्स का। अब अपन देखो रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों के समझ में आ गया है तो रिलेशन क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। अब सबसेट क्या होगा? सेट का जो सेट होता है वो सबसेट होता है। इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, सबसेट क्या होगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। सबसेट मैं यहाँ ए और बी 2 सेट्स के रेफरेंस में बात कर लेता हूँ। इफ ईच एंड
every element of set A is also an element of set B, then set A is called सबसेट ऑफ सेट बी। देखो बच्चों क्या लिखा है मैंने, ऑलरेडी वैसे 11th क्लास में आप लोग समझ चुके हो, फिर भी बता रहा हूँ एक बार ताकि दोबारा अच्छे से एक बार पुरानी जो बातें हैं वो रिवाइज हो जाए और आगे इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे देखो, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, ईच एंड एवरी, ये देखिए क्या लिखा है यहाँ, ईच एंड एवरी, प्रत्येक, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, वो क्या है, सेट बी का भी एक एलिमेंट है। मतलब सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो सेट ए के अगर सारे एलिमेंट सेट बी में लाई कर रहे हैं तो सेट ए क्या होगा, सेट बी का सबसेट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने सेट ए ले लिया 1, 2 और बी में एलिमेंट्स ले लिए मैंने 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे देखिए सेट ए में एलिमेंट्स 1 और 2, तो क्या 1 और 2 में इसमें सेट बी में भी है क्या, बिल्कुल है बच्चों। तो यहाँ सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या है, सेट बी का भी एक एलिमेंट है, इसलिए सेट ए क्या होगा बच्चों, सेट बी का सबसेट होगा। सबसेट को सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एम्प्टी सेट जो होता है, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, उसको अपन एम्प्टी सेट बोलते हैं, जिसको या तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या सिर्फ करली ब्रैकेट लगा देते हैं, बीच में कोई एलिमेंट नहीं लिखते। जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। और जो कोई भी सेट है वो भी अपने आप का इटसेल्फ का क्या होता है, सबसेट होता है। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पे जो बी है, इस बी को क्या कहते हैं, ए बी का सबसेट है। अगर ए को पहले लिख दिया तो अपन क्या लिखेंगे, इसको अगर रीड करना हो तो ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अगर ये इक्वल भी लगा हुआ है तो भी अपन रीड क्या करेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो डिफरेंस क्या आ गया, अगर ओनली ये सिंबल लगा हुआ है तो ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, मतलब खुद को छोड़ के। और इक्वल का साइन भी लग गया तो ओनली सबसेट रीड करेंगे इसको। बोलने में अपन जनरली ऐसे बोलते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। एक्चुअल में अगर मैथमेटिकली बोलना हो तो इसके लिए तो अपन क्या बोलेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और इसके लिए अपन क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। मतलब इसमें यहाँ ए क्या है, बी के इक्वल भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ हो जाएगा। फाई के लिए आपको बता दिया। अब इसका क्या यूज है, अभी अपन ने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था बेटा टू सेट्स का, अब उनके भी सबसेट बनेंगे। अब जो सबसेट बनेंगे उन सबसेट में कुछ सबसेट ऐसे होंगे जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो अपन लिखेंगे वो तो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे। और अब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट बनाएंगे बच्चों तो उसमें कुछ सबसेट ऐसे मिलेंगे अपने को जिसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है इसका, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट बन रहे हैं उनमें जो ऑर्डर्ड पेयर है उनमें, तो ऑर्डर्ड पेयर्स में से कुछ अपने पास में ऐसी सिचुएशन अवेलेबल होगी कि फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, किसी ना किसी टाइप से सेकंड एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा, रिलेटेड होगा, रिकॉग्नाइजेबल होगा, किसी ना किसी टाइप से कोई रिलेशन जनरेट होगा। तो वो जो सबसेट होगा वो उस ए क्रॉस बी का क्या कहलाएगा, एक रिलेशन होगा। तो रिलेशन की डेफिनेशन देखो क्या है बच्चों, और इसको एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर करेंगे। ये अभी तक जो बता रहे हैं वो 11th का पार्ट है, 11th में आपने स्टडी कर लिया है। और अच्छे से आपको डाउट क्लियर करने हैं इसमें, सबसेट वगैरह क्या है, प्रॉपर सबसेट वगैरह क्या है, सेट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 11th क्लास में जो भी आपका फर्स्ट सेकंड चैप्टर है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। बुक में जो भी क्वेश्चंस वगैरह देख कर उनको सोल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ जस्ट आपको रिमाइंड करवाने के लिए एक बार बता रहा हूँ। रिलेशन क्या है, देखिए रिलेशन की डेफिनेशन,
ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। दो सेट ले रहा हूं मैं, ए से बी में रिलेशन की बात कर रहा हूं। अभी अपन 12th लेवल पे बात करेंगे तो सेम अपन सेट में ही बात करेंगे, ठीक है। वो कैसे क्या होगा बता देंगे। ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहां पे ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये याद रखना है, कंफ्यूजन ना हो। ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी सच दैट elements of set A are associated to the elements of set B। और ये किसी टाइप से हो सकते हैं, बाई, एनी, मैनर, पैटर्न। कुछ भी हो सकता है बच्चों। कैसे, जैसे मान लीजिए ए में है कोई सेट, आपकी स्कूल में क्लास 12th के स्टूडेंट का कलेक्शन ले रहा हूं, ठीक है। बी कोई दूसरा सेट है जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, आप ही की स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट्स का सेट ले रहा हूं मैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक रिलेशन जनरेट कर रहा हूं, किसमें, ए और बी में। अब वो किस टाइप से हो सकता है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, मीन्स ए कोई गर्ल है जो क्लास 12th में स्टडी कर रही है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से लेंगे अपन, और बी गर्ल या बॉय कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि बी की सिस्टर कौन है, ए है, या ए इज ब्रदर ऑफ बी, या इस टाइप से हो सकता है कि ए एंड बी लिव ऑन सेम प्लेस। हो सकता है एक ही जगह से, एक घर से, एक कॉलोनी से, एक एरिया से आ रहे हों। ए की जो एज है वो बी की एज से ग्रेटर हो सकती है, ए के जो मार्क्स हैं वो बी के मार्क्स से ज़्यादा हो सकते हैं। अलग अलग टाइप से अपन क्या कर रहे हैं कि जो ए है और बी है, ए है फर्स्ट सेट का एलिमेंट और बी है सेकंड सेट का एलिमेंट, इनमें क्या कर रहे हैं अपन, एक पैटर्न, कोई मैनर या रिकॉग्नाइजेबल क्या कर रहे हैं, कोई रिलेशन, अपन कंडीशन जनरेट कर रहे हैं कि ए और बी है उनमें क्या रिलेशनशिप है। तो ये जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, वो रिलेशन होगा। तो रिलेशन क्या होगा, ए से लेके बी तक जो अपने पास में, यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी लेंगे तो ए क्रॉस बी क्या होगा, यहाँ पे सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए और बी का होगा, जिसमें ए तो क्या होंगे, यहाँ पे जो पहले नंबर पे जो एलिमेंट आएंगे वो तो सेट ए से आएंगे, मतलब क्लास 12th के स्टूडेंट्स आएंगे। और यहाँ पे बी में क्या होंगे, जो सेकंड पोजीशन है किसमें, इस ऑर्डर्ड पेयर में, वहाँ पे क्या होंगे, क्लास 11th के स्टूडेंट्स आएंगे। तो ये तो क्या है, खूब सारे एलिमेंट्स बनेंगे। अब ये जब ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो सारे क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो सारे क्लास 11th के स्टूडेंट्स के सिस्टर वगैरह नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, आर जो होगा यहाँ पे जो बनाया है वो क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। आर क्या है बच्चों, यहाँ पे ए क्रॉस बी का सबसेट है। मैं सिर्फ सबसेट वर्ड बोल रहा हूँ, हर बार जरूरी नहीं है कि आर हो सकता है। ए क्रॉस बी जो है, इस टाइप की कभी सिचुएशन आ सकती है कि ए क्रॉस बी पूरा ही क्या हो जाए, आर में आ जाए, तो खुद भी एवरी सेट क्या होता है, अपने आप का क्या होगा, एक सबसेट होता है बच्चों। तो ये बात हो गई सिंपल रिलेशन के लिए। हाँ तो बच्चों ये जो भी बातें हैं ना वो अपन क्लास 11th में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि रिलेशन क्या होगा।
अब रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में अपन, ठीक है ना। ये अभी तक जो लिख रहा हूँ वो किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। कार्टेशियन फॉर्म में भी अपन एलिमेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1, 2 ऑर्डर्ड पेयर इस टाइप से मैंने लिख दिए, 2, 3, 3, 4, और ये कोई ए क्रॉस बी का सबसेट बना दिया। ये इस टाइप से कोई रिलेशन फॉर्म हो सकता है। ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है वो कौन सा बच्चों, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो फॉर्मेट है वो कौन सा है, कार्टेशियन फॉर्म है। तो ये बात हो गई रिलेशन के लिए। अब रिलेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लीजिए थोड़ा सा। ये अपन 12th स्टैंडर्ड पे जो स्टडी करेंगे बच्चों रिलेशन में, वो टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखेंगे अपन कि रिलेशन कितने टाइप से होता है। तो वहाँ पे अपने ये रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगा, को डोमेन वगैरह, इमेज, प्री इमेज, ये ज़्यादा यूज में नहीं आएंगे। फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है और कोई दूसरा सेट बी है, तो ए से बी में कोई R1 रिलेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 2, 3, 3, 4 एंड सो जो भी है ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे इस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर्स ले रहे हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट आएंगे उन सब का जो कलेक्शन होगा, ठीक है, जो सेट बनेगा वो तो क्या हो गए, डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं। सेकेंड नंबर पे जो एलिमेंट्स आएंगे उनका जो कलेक्शन बनेंगे, कलेक्शन करने पे जो सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो उस रिलेशन R की रेंज हो जाएगा। तो रेंज में ये भी आएगा, ये भी आएगा, जो भी है ऑर्डर्ड पेयर में सेकेंड नंबर पे जो एलिमेंट आ रहे हैं उन सबका कलेक्शन सेट जो है। B जो है, B को अपन कोडोमेन बोलेंगे। कब, अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B ले रहे हैं, मतलब रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, फ्रॉम A टू B। तो बाद वाला जो सेट है वो क्या कहलाएगा, वो कोडोमेन कहलाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट और जो अपने सबसे ज़्यादा काम में आएगा। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि यहाँ पे जब अपन रिलेशन डिफाइन करेंगे आगे, तो इसके लिए अपन डिफरेंट सेट्स नहीं लेंगे, सेम सेट लेंगे, ठीक है। अगर R सबसेट है किसका, A क्रॉस A का, मतलब फर्स्ट एलिमेंट भी कहाँ से लेंगे, सेट ए से, सेकंड एलिमेंट भी कहाँ से लेंगे, सेट ए से, और A क्रॉस A का कोई सबसेट बना दिया जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से किसी टाइप एसोसिएटेड है, तो अपने पास में क्या फॉर्म बन गया, एक रिलेशन बन गया। ये जो रिलेशन है इसको रीड कैसे करेंगे, तो इसके लिए अपन ये लाइन लिखेंगे, ए रिलेशन इन सेट ए, ए रिलेशन इन सेट ए, सेट ए में रिलेशन। सेट यहाँ पे देखो, जैसे अभी अब तक अपन जैसे पढ़ रहे थे, पहले ए और बी दो अपने पास में अलग अलग डिफरेंट सेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट उनका बनेगा ए क्रॉस बी, इसका सबसेट लेंगे। तो यहाँ इसके लिए लैंग्वेज क्या लिखेंगे, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी में, मतलब फर्स्ट एलिमेंट ए से, सेकेंड एलिमेंट बी से। अब अगर ए और बी दोनों को ही सेम कर देंगे तो यहाँ ऐसे नहीं बोलेंगे ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, नहीं, सेट ए टू सेट ए ऐसा नहीं बोलेंगे। डिफरेंट होंगे तो सेट ए टू सेट बी या सेट बी टू सेट ए ऐसे बोलेंगे। अगर दोनों ही सेम हो गए तो सिंपल अपन क्या बोलेंगे, ए रिलेशन इन सेट ए, ये हो जाएगा बच्चों। अब देखिए रिलेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अब ये है बच्चों 12th क्लास आपकी, 12th क्लास में है बोर्ड एग्जाम, और बोर्ड एग्जाम में जब आप बोर्ड की कॉपी में जब आप लिखोगे क्वेश्चन को, तो 11th में तो चलो जैसे भी लिख लिया कोई दिक्कत नहीं थी, 12th क्लास में लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, आपको आंसर पता है कि इसका आंसर ये होना है, बस मेन क्या रहता है, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन इस चीज़ में रहेगा कि इसको मैं लैंग्वेज के रूप में रिप्रेजेंट कैसे करूं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको अच्छे से समझ लेना एक एक पॉइंट को, तो वो बाद में जब अपन क्वेश्चन वगैरह सोल्व करेंगे तो लैंग्वेज में हेल्प करेंगे अपनी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अभी
देखो बच्चों, जैसे कोई रिलेशन R है, मैं रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, जिसमें एलिमेंट्स ये आ गए 1, 2, 2, 3, 3, 4, फॉर एग्जाम्पल यही है। जैसे सिंपल मैं बात करूँ किसी सेट ए के लिए जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3 है। अब अगर मैं ये बताना चाहूँ कि जो 2 है क्या वो सेट ए का एलिमेंट है, इफ़ यस तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 2, फिर ये बीच में बिलोंग्स टू ए, इट मीन्स 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, 2 बिलोंग्स टू ए। अगर जैसे मैं बात करूँ 0 तो 0 इसमें नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इट मीन्स 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। हो सकता है किसी और अदर सेट का एलिमेंट हो, लेकिन यहाँ पे सेट ए का एलिमेंट तो बिल्कुल नहीं है। तो ये बात होगी किसके लिए, एक सेट में कोई एलिमेंट दे रखा है। अब एलिमेंट की अपने सेट से जो रिलेशनशिप है वो हमेशा अपन बिलोंग्स टू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों ये भी तो एक सेट ही है, करली ब्रैकेट में लिख रखा है। डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पे अपन जो नंबर्स वगैरह है कुछ भी काम में ले रहे हैं सिंगल सिंगल लिख रखे हैं, किसमें, एक पर्टिकुलर सेट में। और यहाँ पे रिलेशन में क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज आ गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जब अपन ने सबसेट लिया है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट लिखे हुए हैं वो किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। इसका मतलब क्या है कि जब अपन रिलेशन में कोई भी एलिमेंट, देखो या तो सेट बिल्डर फॉर्म होगा तो उसमें स्टेटमेंट होगा तो इस टाइप से होगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट आगे कोई ना कोई स्टेटमेंट होगा कि ए और बी में रिलेशन दे रखा होगा, जहाँ ए फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा और बी सेकंड सेट का एलिमेंट होगा। अदरवाइज अपने को रोस्टर फॉर्म में दे रखा होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट ही ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन होंगे। तो लेकिन है तो बेटा पहले भी ये सेट थे, सेट में या सिंपल एलिमेंट, अभी भी चाहिए ऑर्डर्ड पेयर्स में लिख रहे हैं अपन, लेकिन बन तो अभी भी क्या रहा है, ये सेट ही फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब अगर ये सेट है तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इस सेट के एलिमेंट्स हैं। अब अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में लाई करेगा तो उसकी रिलेशनशिप अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बिलोंग्स टू से। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे 1, 2, 2, 3, 3, 4 ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी इस सेट आर के लिए क्या है, एलिमेंट्स ही हैं एक तरह से। तो अगर इनकी रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करनी है किसके साथ में, आर के साथ में, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बिलोंग्स टू से करेंगे। मतलब अगर मेरे को ये लिखना है 1, 2 आर में है कि नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो ऐसे लिखेंगे, इट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 बिलोंग्स टू आर। जो अपने पास रिलेशन आर है उसमें ये ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 बिलोंग कर रहा है, प्रेजेंट है, वहाँ पे सिचुएटेड है, इस फैमिली का एक मेंबर है, एलिमेंट है। ठीक है, अगर वही बात मैं करूँ सिंबॉलिक फॉर्म में ए और बी के रूप में तो क्या हो जाएगा, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। तो ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी क्या है, जो भी अपने वो गिवन रिलेशन आर है उसमें बिलोंग करता है, सिचुएटेड है, प्रेजेंट है वहाँ पे। देखो इसी को अदर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो जनरल भी हो गया लिखने का। इसके अलावा एक और नोटेशन है जो अपन काम में लेंगे और जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें मैक्सिमम वही यूज में लेंगे। केयरफुली समझना बेटा, हर क्वेश्चन में काम में आएगा। 1, 2 बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स 1 इज रिलेटेड टू 2 एलिमेंट 2, कि 1 अपने पास, जैसे अपन ए टू बी में चाहे कोई रिलेशन जनरेट किया हो अपन ने, ए क्रॉस बी, जैसे कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका सबसेट लेके अपन ने रिलेशन बनाया, या सेम सेट में जैसे अभी बताया था ए रिलेशन इन सेट ए, इट मीन्स वहाँ पे जो आर है वो ए क्रॉस ए का ही कोई सबसेट है, कहीं से भी होंगे एलिमेंट, लेकिन उनमें कोई ना कोई रिलेशन जनरेट हो रहा है। तो अगर 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, आर यहाँ रिप्रेजेंट करेगा जनरली किसको, रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब 1, 2 बिलोंग्स टू आर, ये आर कोई रिलेशन है, इसमें ये ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 बिलोंग कर रहा है, सिचुएटेड है। इसका क्या मतलब है कि जो एलिमेंट 1 है वो एलिमेंट 2 से क्या है, रिलेटेड है बच्चों, एसोसिएटेड है, रिकॉग्नाइजेबल है। तो इसको अपन अदर वे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 फिर यहाँ पे कैपिटल R 2, रीड कैसे करेंगे, एलिमेंट 1 इज रिलेटेड टू एलिमेंट 2, एलिमेंट 1 इज रिलेटेड टू एलिमेंट 2। यहाँ इसको रीड कैसे करेंगे,
या तो ऑर्डर्ड पेयर में 1, 2 बिलोंग्स टू आर, या इसको भी आप ऐसे रीड कर सकते हो एलिमेंट 1 इज रिलेटेड टू एलिमेंट 2। बाकी रीड करने के लिए ज़्यादा बेटर ये रहेगा अपने पास, एलिमेंट 1 इज रिलेटेड टू एलिमेंट, ये और ये एक ही बात है। जैसे a, b बिलोंग्स टू आर मीन्स एलिमेंट a एलिमेंट b से रिलेटेड है, रिलेशन r में है ये, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, a फिर ये r ये b मीन्स, और इसको रीड कैसे करेंगे, a इज रिलेटेड टू b, a और b कोई एलिमेंट है वो आपस में किसी ना किसी टाइप से एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर जैसे यहाँ पे 3, 4 है, 4, 5 की मैं बात करूँ तो 4, 5 इस R में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू R हो गया। और अगर इसी को अपन इस टाइप से लिखना चाहें तो क्या लिखूंगा, 4 फिर R के ऊपर क्रॉस और ये 5, तो एलिमेंट 4 इज नॉट रिलेटेड टू एलिमेंट 5। वापस सुन लो बच्चों, a, b बिलोंग्स टू R या a R b ये सेम है, इसी को इस टाइप से अपन दोनों को से ये और इनको आप जो रिप्रेजेंट कर रखा है वो लिखने का तरीका अलग है लेकिन वो सेम थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रीड क्या करेंगे, a, b बिलोंग्स टू R और यहाँ पे एलिमेंट a इज रिलेटेड टू एलिमेंट b हो जाएगा। तो ये बात होगी बच्चों रिलेशन के लिए जो आप 11th स्टैंडर्ड पे सीख चुके हो। अपने जनरली ये इस टाइप का जो सिंबल है वो यूज में आने वाला है, तो केयरफुली रहना इस बात को लेके। अब अपन 12th स्टैंडर्ड का स्टार्ट करते हैं, जो आपकी बुक में दे रखा है, जो अपने बाद में यूज में आएगा। आप लोगों को बच्चों पढ़ने का तरीका क्या रहेगा फिलहाल, अभी ये जैसे अकॉर्डिंग टू NCERT करवा रहे हैं ताकि किसी टाइप का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं जो भी थ्योरी पार्ट करवा रहा हूँ उसको केयरफुली समझना है आपको। फिर क्या करना है, जैसे ही थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को रोक के आपकी बुक में जो भी थ्योरी पार्ट दे रखा है उसको केयरफुली लाइन बाय लाइन रीड कीजिए। हो सकता है कोई ऐसी नई बात हो बुक में जो आपने मतलब मैंने वीडियो में न बनाई हो, आपको सीखने को मिल जाए, या कुछ ऐसा दे रखा हो कि बुक में यहाँ मैंने बता दिया उस समय समझ में नहीं आया और बुक से आपने रीड किया एग्जाम्पल वगैरह से अच्छे से क्लियर हो गया, तो ये आप पढ़ने का तरीका रखना। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ रिलेशंस। तो अपनी जो अगली हेडिंग है बच्चों वो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। आपकी बुक में बेटा 4 डेफिनेशन दे रखे हैं, डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 2, डेफिनेशन 3, डेफिनेशन 4। इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए वो डेफिनेशन 3 एंड 4 है। ये मान के चलिए कि 95% जो रिलेशन का पार्ट है वो डेफिनेशन 3 एंड डेफिनेशन 4 पे ही सिचुएटेड है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। आपकी बुक में जो डेफिनेशन 1 दे रखी है वो दे रखी है बच्चों एम्प्टी रिलेशन की। एम्प्टी सेट क्या होगा, 11th क्लास में स्टडी किया था। ऐसा सेट जिसमें नेम से पता है एम्प्टी, कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल खाली सेट है, जिसको अपने 5 से भी रिप्रेजेंट किया था। ये एम्प्टी सेट हो गया। तो एम्प्टी रिलेशन क्या हो जाएगा, नेम से ही पता चल रहा है ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट ना करे, बिल्कुल एम्प्टी सेट हो, वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। तो एम्प्टी रिलेशन क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं, बाकी आप बुक से रीडिंग लगा लीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए रिलेशन कैपिटल आर, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से बता देता हूं कि अपने इस चैप्टर में रिलेशन को जनरली कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। जनरली क्यों बोल रहा हूं, कई बार R1, R2, R3 ये भी यूज में लेंगे, बाकी ज़्यादातर अपन कैपिटल आर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ए रिलेशन
कैपिटल आर इन ए सेट ए, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का क्या होगा, एक सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। लेकिन यहाँ अपन 12th लेवल पे जो बात करेंगे जनरली ज़्यादातर वो क्या करेंगे, अपन सेम सेट की बात करेंगे। तो अगर एक सेट ले लिया तो सेम का खुद से ही क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट का इटसेल्फ से ले लिया, ए क्रॉस ए ले लिया, तो अपन यहाँ पे रिलेशन के लिए ये नहीं बोलेंगे ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, इसके लिए क्या वर्ड यूज में लेंगे, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए या इन सेट ए। इसका मतलब क्या है कि अपने पास जो रिलेशन आर है वो कहाँ डिफाइन है, सेट ए में। इसका मतलब सेट ए टू सेट ए, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे अपन ए कोमा बी, तो फर्स्ट एलिमेंट भी कहाँ से होगा, सेट ए से लाई करेगा, और सेकंड एलिमेंट भी कहाँ होगा, सेट ए में ही लाई करेगा। तो ये हो गया ए क्रॉस ए का, तो इसका मतलब हो गया इन ए सेट ए। तो अब देखिए इस डेफिनेशन को आगे लिखते हैं। एम्प्टी रिलेशन क्या हो गया बच्चों, ए रिलेशन कैपिटल आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। सेट ए में कोई भी रिलेशन आर एम्प्टी रिलेशन कब कहलाएगा बच्चों, इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ no element of set A is related to any element of set A. A relation R in a set A is called empty relation if no element of set A is related, related की जगह अपन अदर वर्ड यहाँ पे associated, ठीक है, रिकॉग्नाइजेबल लिख सकते हैं यहाँ पे, टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट किसका, सेट ए का, सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो इस टाइप का जो रिलेशन होगा बच्चों वो क्या कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन। और ये एम्प्टी रिलेशन कैपिटल आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, जो किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का। क्यों, ये आपको बता रखा है पहले कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, और खुद जो सेट होगा वो भी सबसेट होता है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे लिखना ही तरीका क्या रहेगा, आर इक्वल्स टू फाई, कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशन को, फाई है मतलब एम्प्टी रिलेशन है, और ये किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ए से लिया था, सेकंड एलिमेंट भी ए से लिया था, इसका मतलब ये जो रिलेशन आर है वो किस में डिफाइन है, इन ए सेट ए। ये लिखना जरूरी है बच्चों यहाँ पे कि यहाँ ये जो वर्ड लिख रखा है ना, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, इसका मतलब ये है आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब ये एम्प्टी हो गया तो आर इक्वल्स टू फाई हो गया बच्चों, तो ये हो गया एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अब इसके बाद में एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा। यूनिवर्सल ही है ना बच्चों, अगली डेफिनेशन बिल्कुल यूनिवर्सल ही है आपके बुक में। यूनिवर्सल क्या होगा, देखो इसमें कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है, और यूनिवर्सल में क्या हो जाएगा, सेट ए के सारे एलिमेंट ही क्या होंगे, सेट ए के सारे एलिमेंट से ही एसोसिएटेड होंगे, रिलेटेड होंगे, मतलब कोई एलिमेंट खाली नहीं होगा, तो उस टाइप का क्या हो जाएगा रिलेशन, यूनिवर्सल हो जाएगा। तो डेफिनेशन वही रहेगी, बस यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, नो एलिमेंट की जगह क्या आ जाएगा, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो वहां ईच आ जाएगा, यहाँ एवरी आ जाएगा, इतना सा डिफरेंस होगा, बाकी डेफिनेशन एज इट इज। तो लिख देते हैं, ए रिलेशन कैपिटल आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड
यूनिवर्सल relation if each element of set A is related to every element of set A। यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाएगा? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच, प्रत्येक, कोई भी खाली नहीं सकता चाहिए, एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट से क्या हो? एसोसिएटेड हो, किसके? ए के। तब अपन क्या करेंगे? वो सेट ए में रिलेशन क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन है। और इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा? जैसे इसके लिए यहाँ पे ये था, तो यहाँ पे इक्वल का साइन लग जाएगा, आर इक्वल्स टू ए क्रॉस ए। मतलब आर क्या है? ए क्रॉस ए के इक्वल ही आ गया। ए से ए में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद ही क्या बन गया? आर बन गया, क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हर सेट ये भी तो इसके इक्वल हो सकता है, तो इसमें भी ऐसी सिचुएशन बन सकती है कभी कि क्या बन गया कि ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या हो गया? ए के एलिमेंट से एसोसिएटेड हो गया, रिलेटेड हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात और दिमाग में बिठा लेना बच्चों, ये जो एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर also known as trivial relation। अगर कभी आपसे पूछ ले कि ट्रिवियल रिलेशन क्या होंगे, तो एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं? ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई अपने किसकी? एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन की हो गई। अब अगर इसी को अपन एग्जांपल से समझें कि जैसे एम्प्टी रिलेशन से क्या मतलब है यहाँ पे और यूनिवर्सल रिलेशन से क्या मतलब है, कि आपकी बुक में जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसी एग्जाम्पल को ही मैं बता देता हूँ। यहीं पे लिख देता हूं मैं, ये जो था आर इक्वल्स टू ए क्रॉस ए, ये तो यहां लिख रहा हूं। देखो बच्चों, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन यहां पे। अपने पास कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स ले लिए मैंने 1, 2, 3, 4। यह आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, एक बार यहाँ से समझ लेना, फिर बुक से रीडिंग लगा लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कि एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फर्स्ट रिलेशन लिया है R1, किस टाइप से? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A, B सच दैट A माइनस B इक्वल्स टू 10। किसके लिए? फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A। ये रिलेशन किस में है? सेट A में डिफाइन है। A भी अपने को क्या लेना है? कैपिटल A इस सेट से लेना है, और जो B एलिमेंट है वो भी इसी में से लेना है। और रिलेशन किस टाइप से डिफाइन है A का B से कि A और B का डिफरेंस 10 आना चाहिए। यहाँ पे अगर इसको मैं अदर वर्ड में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? A इज रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ, ये जो बीच में सिंबल लगाया है इसको मैं क्या बोलूँगा?
या तो आई डबल एफ इफ, या इफ एंड ओनली इफ a माइनस बी इक्वल्स टू 10 फॉर ऑल a कोमा बी बिलोंग्स टू a। ऐसे लिख सकता हूँ, या तो ये तरीका है या इसी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि a का b से रिलेशन कब होगा, जब a और b का डिफरेंस 10 आएगा। तो क्या आपको इस सेट A में कोई भी एनी टू एलिमेंट्स ऐसे नज़र आ रहे हैं क्या कि जिसको मैं यहाँ पुट करूँ कि A इनमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लिया और B ले लिया और उनका डिफरेंस 10 आ गया ना। अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 4 का डिफरेंस लेंगे तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ सकता है, बाकी इससे लेस आएगा। तो यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट ऐसे पॉसिबल ही नहीं है जिनका डिफरेंस 10 आए। किसके लिए? इस सेट A में। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, R1 क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया। किसमें? सेट A में, मतलब A क्रॉस A का सबसेट जो R1 यहाँ पे एम्प्टी। जब A क्रॉस A का अपन सबसेट बनाएंगे तो A क्रॉस A का यहाँ A क्रॉस A क्या आएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 ऐसे ही चलेगा। 16 एलिमेंट आएंगे। फिर उनके जब अपन डिफरेंट डिफरेंट सबसेट बनाएंगे तो ऐसा कोई सबसेट पॉसिबल ही नहीं होगा जिसमें ये लाई करे, एग्जिस्ट करे। तो R1 क्या हो गया, यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन हो गया। तो ये बात होगी एम्प्टी रिलेशन की। अभी अगर मैं एक और रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ इसी में, ये R1 हो गया। दूसरा मैंने रिलेशन R2 ले लिया और सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट A और B के डिफरेंस का मोड मैं क्या लिख रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिख रहा हूँ। कि मेरे को A फर्स्ट एलिमेंट भी सेट A से लेना है, B भी। दो ऐसे एलिमेंट लूँगा, उनको क्या करना है, मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे जो भी वैल्यू आएगी उसका मोड ले लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, और ये जो वैल्यू है वो या तो 0 आएगी या उससे ग्रेटर आएगी। जैसे 1, 1 ही ले लिए मैंने तो 1 - 1 0, 0 का मोड 0। जैसे 1 और 2 ले लिए तो 1 - 2 आ गया -1, -1 का मोड आ गया 1। तो आप इनमें से कोई भी वैल्यू लो, डिफरेंट डिफरेंट आपको जो अच्छी लगे, A और B की वैल्यू लो, इसमें पुट करो, उसका मोड लो, वो या तो आपको 0 मिलेगा या उससे ग्रेटर मिलेगा। तो A के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए क्या है, ये ऑलवेज ट्रू है। तो ईच एलिमेंट ऑफ, कहाँ लिखा है इसमें, ये रहा, ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये अपना जो रिलेशन है R2, R2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में 2 डेफिनेशंस हो गई। कौन कौन सी हो गई बच्चों, एक तो हो गई एम्प्टी रिलेशन की और दूसरी हो गई यूनिवर्सल रिलेशन की। एम्प्टी रिलेशन में क्या हो जाएगा कि सेट A का कोई भी एलिमेंट सेट A के, बात किस में कर रहा हूँ, सेम सेट में, सेट A का कोई भी एलिमेंट सेट A के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है। और अगर ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या है, सेट A के एवरी एलिमेंट से एसोसिएटेड है, तो वो क्या हो जाएगा, अपना यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन यहाँ पे 2 डेफिनेशंस हो गई हैं, फिर उसके बाद में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, और जो अपने एक्सरसाइज 1.1 है या रिलेशन का अगर मैं पार्ट कहूँ इस चैप्टर में, तो मैक्सिमम जो पार्ट आएगा वो नेक्स्ट 2 डेफिनेशन के ऊपर ही बेसिस पे है। तो आज के लिए इतना ही। अभी मैंने जो बताया है एक बार ये वीडियो से अच्छे से समझ लेना, फिर आप बुक से थ्योरी पार्ट की रीडिंग लगाना। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो वापस एक बार वीडियो चेक करना, जहाँ कहीं प्रॉब्लम बुक वगैरह से, नहीं तो आप कोचिंग में आके कांटेक्ट करना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।